नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल सीखा था। उससे बहुत सारे सवाल भी लगाए थे। ठीक, थोड़ा सा लेंथी था, बड़ा हो गया था, लेकिन सवाल ज्यादा थे। आज छोटा छोटा सीखेंगे। ठीक है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो बात आती है अब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब नाम से ही क्लियर है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। मैग्नीट्यूड जिसका, कोई वेक्टर है अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो हम कह देंगे ये क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक, अब सवाल ये उठता है कौन सा ऐसा वेक्टर होगा जो मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट करना पड़ेगा, पता चल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड है। नहीं है तो हम बनाएंगे किसी तरीके, है ना। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं। यानी मैग्नीट्यूड क्या हो, जिसका 1 हो, यानी यूनिट हो। ठीक, इट इज यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली। ये किस लिए यूज किया जाता है? देखिए पेज नंबर 70 पे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर 70, जहां पे लिखा हुआ है यहां पर, दिस आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स दैट वी डिस्कस नाउ, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट हैज नो डायमेंशन एंड यूनिट, इट इज यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली। पेज नंबर 70 पे ऊपर लिखा हुआ। ठीक, यानी मैग्नीट्यूड 1 हो, इट इज यूज टू स्पेसिफाई, हम क्या इससे स्पेसिफाई करते हैं, डायरेक्शन। इससे हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, डायरेक्शन को डिनोट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? कैप से। अभी आएगा समझ में, पहले थोड़ी थोड़ी बातें हो जाए। इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसके पास कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। जैसे आपसे ये कहा जाए कि कोई एक वेक्टर गिवन है, ठीक है ना, यहां पर एक वेक्टर आपसे ए गिवन है, कह रहे हैं इसका यूनिट वेक्टर लिख दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर। कहेंगे यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका होता है ए कैप। क्या लिखना होता है? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक, और जो ये एक्सिस होती है ना, एक्स वाई जेड जो एक्सिस होती है, ये जो होती है ना, ठीक, अगर यूनिट वेक्टर आपसे पूछा जाए एलॉन्ग एक्स वाई और जेड एक्सिस क्या होगी, तो हम कह देंगे यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। तो इधर की तरफ हम कहते हैं आई कैप से डिनोट करते हैं इसको, इसकी डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर के टर्म में इसको जे कैप से, इसको के कैप से। अभी थोड़ी देर में समझेंगे ये सब क्या है, ये जो नाम और टर्म्स आ रहे हैं वो सब क्या हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लिख लीजिए कि यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एक्स कमा वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक, आर एक्सिस, डायरेक्शन से अच्छा शब्द रहेगा एक्सिस। ठीक है ना, एलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर क्या, आई कैप कमा जे कैप एंड के कैप रेस्पेक्टिवली। कैसे? रेस्पेक्टिवली। इसको आप याद कर लेंगे। ये तो थियरी टाइप बात हो गई कि यानी क्या है, कैसे है। ठीक, तो अब इसके एप्लीकेशन भी होंगे कुछ, कहां से इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके लिए हेडिंग डालिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या हेडिंग होगी? रेजोल्यूशन, यानी रेजोल्यूशन का मतलब घटक बनाना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू देयर कंपोनेंट्स। पहले इसको लिख लीजिए फिर हेडिंग डालिए। चलिए, अब आपने अभी देखा कि यानी एक्स वाई जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होंगे वो, ठीक है ना, क्या होंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करें कि आई कैप, जे कैप और के कैप ये यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, यानी आई कैप का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? कहेंगे 1 के इक्वल। ठीक, या फिर सबका एक साथ लिख दीजिए जे कैप इज इक्वल टू के कैप, यानी इसका क्या, ये मैग्नीट्यूड, और इन सभी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कहेंगे 1 होगा। कहेंगे कितना होगा? 1 होगा। अभी समझना नहीं है, अभी केवल ये छाप के रख लेना है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां काम आएगा। अभी सिर्फ आप ये याद रखिए कि आई कैप,
जे कैप और के कैप, इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं, जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 है। ये जो यूनिट वेक्टर्स है आई कैप, जे कैप, के कैप, इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। आई का भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। ठीक, अब हेडिंग डालिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए अब बात करेंगे हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो आर होता है, जो रिजल्टेंट होता है, ठीक ना, जैसे यहां से शुरू करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, यानी एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, आपसे कहा जाए कि दो वेक्टर दिए हैं, ठीक ना, दो वेक्टर आपको गिवन है, इसको कह दिया जाए ए है, इसको कह दिया जाए बी है, तो पैरेललोग्राम मेथड से आप पता लगा लेंगे कि आर ये हो जाता है। ठीक, और इनके बीच का एंगल कितना, कहेंगे अगर मान लीजिए थीटा हो, या यहां 90 दिया हुआ है, यहां 90 दिया हुआ है, यहां कितना दिया, 90 डिग्री। ठीक, और इनके बीच का एंगल अल्फा दे रखा या थीटा दे रखा, जो भी है। ठीक, तो आर क्या होगा आप पता लगा लेंगे बिल्कुल, यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू, कहते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आर आता है, और ए और बी एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, कहेंगे 90 डिग्री पर। इसको एग्जांपल के तौर पर समझिए, अभी बड़ा आसान हो जाएगा समझना। क्लियर है बात, यानी ए और बी दो वेक्टर हैं जो कि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो कहेंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा। आर मैग्नीट्यूड अगर इसका पता करना होगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री रख देंगे। कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो यानी आपका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, वेक्टर नहीं लगाया तो मतलब मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यानी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हो जाएगा यहां पे ए वेक्टर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। क्लियर है बात एकदम, इतनी बात एकदम क्लियर है। चलिए इसका मतलब अगर हमसे कहा जाए कि इधर की तरफ ये एक्स एक्सिस है और इधर की तरफ ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कोई एक वेक्टर है ए और वाई एक्सिस पे कोई एक वेक्टर है बी, जो कि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे गए हैं या हैं। इनका रिजल्टेंट आर मिल रहा है, आर का जो मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं और मजा भी आ रहा है देखने में। तो इसी तरीके से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जब हम बात करेंगे तो अब सेम अप्रोच यहां लगाई जाएगी। कैसे, उसको जरा समझते हैं कि आपसे कहा जाएगा, ठीक है, एक वेक्टर है जो x और y में रखा हुआ, किस प्लेन में, थोड़ा और छोटा कर दें कि बड़ा, इतने में आ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा तो दिखने में दिक्कत होगी। एकदम आराम से समझते, कहीं भागना थोड़ो है, भाग के जाएंगे कहां। चलिए एक वेक्टर, यानी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये वेक्टर a है, गिवन है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है ना। इसी तरीके का, यानी r वेक्टर गिवन है और आपसे a और b पूछा गया है, तो क्या नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो इसका मतलब जैसे यहां पर अगर आपको ये और ये ना दिया हो और कह दिया जाए r कोई एक वेक्टर है, तो आप नहीं कह लेंगे कि इसका एक कंपोनेंट x की तरफ, जो कि एक मतलब r क्या है, रिजल्टेंट, r क्या है, रिजल्टेंट किसका, कहेंगे जो वेक्टर x एक्सिस की तरफ था उसका, और साथ में जो वेक्टर y एक्सिस में है उसका, यानी a वेक्टर का और b वेक्टर का रिजल्टेंट है। ठीक, क्लियर है बात। तो क्या इधर कोई एक वेक्टर होगा,
इधर भी कोई एक वेक्टर होगा जिसका रिजल्टेंट ए हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर ये गायब कर दिया जाए तो आप कहेंगे आर किसी का रिजल्टेंट हो सकता है। इसी तरीके से कोई वेक्टर ये ए इधर हो सकता है, कोई वेक्टर ये इधर हो सकता है जिसका रिजल्टेंट ए है, जबकि ए गिवन है आपको। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक इसी को जो फाइंड कर लेंगे ना, यानी जो ए को फाइंड करना और बी को फाइंड करना, जब आप आर की मदद से ए को और बी को फाइंड कर लेंगे तो कहा जाता है ये आर का एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो गया, इसी आर का एक कंपोनेंट इधर की तरफ। सिमिलरली इसी तरह से ए वेक्टर गिवन है तो कहेंगे इसका एक कंपोनेंट होगा जो कोई एक वेक्टर के फॉर्म में हम कह देंगे कि ये इधर की तरफ होगा। किधर की तरफ? ये इतना, ये इधर की तरफ। इसी का कोई एक कंपोनेंट होगा जो कि क्या है, इधर की तरफ। इसी चीज को बोला था रिजोल्यूशन, यानी रिजॉल्व कर दिया आपने इसको दो कंपोनेंट में, इधर की तरफ। यानी कोई एक वेक्टर इधर की तरफ है और कोई एक वेक्टर इधर की तरफ है जिसका रिजल्टेंट ए वेक्टर है। ठीक, चूंकि इधर की तरफ अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या लिख देंगे, मान लेते हैं इधर की तरफ क्या है, वेक्टर ए एक्स, यानी कोई एक वेक्टर ए एक्स इधर की तरफ होगा और कोई एक वेक्टर ए वाई इधर की तरफ होगा, इन्हीं का रिजल्टेंट ए वेक्टर है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो वेक्टर है ना, यानी ये जो रिजल्टेंट है वो अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है, किससे, एक्स एक्सिस से। तो यहां आपसे कह दिया जाए कि ये जो रिजल्टेंट ए है या ए वेक्टर है गिवन, वो एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना दे। तो ये जो आप पता कर रहे हैं ना, ये यानी इसका मतलब ए एक्स वेक्टर, ये इतना बड़ा जो आप दिख रहे हैं यहां से लेके यहां तक क्या है, एक वेक्टर है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अब मैग्नीट्यूड का मतलब ये एक्चुअल लेंथ, जो रियल लेंथ जो किसी नंबर से डिफाइंड होगी, जो किसी नंबर से बताया जाएगा। यानी इधर भी क्या होगा, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। ये जो मैग्नीट्यूड निकाल लाएंगे, यानी इधर ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड आपको निकालना होगा ही। अब ये मैग्नीट्यूड किसके टर्म में निकालेंगे, तो चूंकि अगर हम मान लें, पहले आपने यानी क्या किया, यानी ए वेक्टर था, ए वेक्टर गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, यानी इसका एक कंपोनेंट हम इधर बना लेंगे, एक कंपोनेंट इधर बना लेंगे, तो यानी क्या होगा, ये रिजॉल्व हो जाएगा। एक कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा, कहेंगे ए एक्स वेक्टर, या जैसे a1 a2 दे रखा है तो आप a1 a2 भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप a1 a2 लिखना चाहें तो आप a1 a2 लिख दीजिए। आप एनसीईआरटी में जो a1 a2 लिखा हुआ है उस बात से कोई फर्क नहीं है कि a1 a2 कितना है ना, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक, a1 इधर की तरफ लिखा हुआ है, a2 एनसीईआरटी वाले लिखे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यानी ए एक्स, a1 किधर की तरफ, कहेंगे एक्स एक्सिस, ये इधर की तरफ। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो ax लिखना चाहते हैं तो ax, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, अगर एनसीईआरटी वाइज चलते हैं तो a1 a2 रहने दीजिए, एनसीईआरटी वाइज में a1 a2 रहने दीजिए। तो आपको क्या मिला, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकते a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, बिल्कुल आराम से लिख सकते। यानी ए का कंपोनेंट हो गया एक a1 एक वेक्टर, यानी a1 वेक्टर और a2 वेक्टर। अब सुनिए दूसरी कहानी, ये तो बेसिक तरीका हो गया लिखने का। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि a1 जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप कहेंगे, अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड हम डिनोट कर रहे हैं ए एक्स से, a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स से, ठीक है ना, हम कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स, और ठीक इसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड, आप यानी आप समझ गए आप हम क्या बोल रहे हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लिखें ए एक्स, a1 का मैग्नीट्यूड ए एक्स, ठीक इसी तरह से a2 का मैग्नीट्यूड कहेंगे ए वाई, आप ये लिख लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड a1 का मैग्नीट्यूड जैसे होता है ना, हमने कह दिया b वेक्टर है तो b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5। यानी वेक्टर b जो है आपने पढ़ा ना, ए वेक्टर आपसे कहा जाता है ना कि 2a + 3b, इस तरीके से जो मैग्नीट्यूड है उनकी बात। अभी मैग्नीट्यूड की बात आएगी जब आई जेके में, तो सारा कुछ मैग्नीट्यूड में ही रहेगा, परेशान फिलहाल ना होइए, ज्यादा लंबा नहीं करा जाए, आराम से समझा जाए। अगर इसका मैग्नीट्यूड ax, इसका मैग्नीट्यूड ay, तो आप a1 को कैसे डिनोट करेंगे, कहेंगे a1 वेक्टर को बताइए, a1 वेक्टर को बताइए, कैसे बताएंगे, कहेंगे a1 वेक्टर, इसमें दो चीजें हैं, एक है इसका मैग्नीट्यूड और कहेंगे इसकी डायरेक्शन क्या है, यानी a1 वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताएगा। ठीक इसी तरह से आपसे कहा जाए a2 वेक्टर लिख के दिखा दीजिए,
A2 वेक्टर। कहेंगे इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड। भाई वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन हो। आपने कहा A1 वेक्टर है जो कि इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ यानी किधर की तरफ, तो कहेंगे इसी इधर और किधर को डिनोट किया जाता है आई कैप से। किससे, आई कैप से। अब आप इसमें लगा दीजिए आई कैप, इसमें लगा दीजिए जे कैप। अब आपका पूरा बन गया वेक्टर। यानी इसका मतलब एक A1 एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड AX है और डायरेक्शन X एक्सिस में है। क्या पढ़ेंगे इसको, यानी A1 एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड AX है और जो डायरेक्शन है वो X एक्सिस में है। A2 एक वेक्टर है, एक A2 क्या है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड AY है। AY सिर्फ इतना बड़ा है और इसकी डायरेक्शन क्या है, कहेंगे J एक्सिस के अलोंग है। क्लियर हो गई बात। तो क्या इसमें हम यही चीज नहीं रख पाएंगे, और क्या ये इससे अलग चीज है कोई, नहीं। तो यहां पर हम इसी चीज को इसमें, यानी ये वाली चीज को यहां पुट कर सकते हैं। यानी अब हमसे अगर कहा जाए कि A वेक्टर लिखिए, तो आप लिखेंगे AX I कैप प्लस AY J कैप। क्या नहीं लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। अगर नहीं लिख लेंगे तो लिखना जान जाएंगे, सीख लेंगे। सीखने में क्या हर्ज है, जो चीज ना आए उसको सीख लेना चाहिए। डेली हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, उसमें 50 चीज रोज नहीं सीखते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये इसका लिखने का तरीका हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, यही तो। जैसे यहां पर आप लिखते थे कि इसका R का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कहेंगे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करिए, आपको आंसर मिल जाता था। क्या मिलता था, मैग्नीट्यूड। यानी इस R का जो अरे भैया इसको ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग, यही तो लिखते हैं। तो यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या, कहेंगे इस A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए, B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या इसमें इसका, यानी आप A1 का स्क्वायर कर दीजिए, A2 का स्क्वायर कर दीजिए। A1 का मैग्नीट्यूड कितना, AX। A1 का मैग्नीट्यूड कितना, इसको लिख दीजिए, यह है मैग्नीट्यूड ऑफ A1। इसको एक लिख लीजिए तो काम हो जाएगा। AX इज मैग्नीट्यूड ऑफ A1, मैग्नीट्यूड ऑफ A1। ठीक है, वेक्टर A1 वेक्टरवा का मैग्नीट्यूडवा कितना है, AX है। ए बाबू A1 वेक्टरवा का मैग्नीट्यूडवा कितना है, AX है। तो एकरा ये मतलब हुआ, एकरा मतलब क्या हुआ कि इसका यानी जो ये मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर कर देने से हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। और वैसे भी जाहिर सी बात है दोनों 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड और 2AB जो 90 डिग्री, तो ये वाला देखिए एंगलवा है जो वेक्टर A1 और वेक्टर AB के बीच ये है 90 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से खेल बदल जाएगा। तो यानी अब हमसे कहा जाएगा कि इसका जो रिजल्टेंट है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ A, वो क्या लिख देंगे, कहेंगे AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। बहुत आराम से, कोनो दिक्कत है का, कोनो दिक्कत है का, काहे की दिक्कत। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो A1 A2 आप ये जो निकाल कर ला रहे हैं इसको अब थीटा के टर्म में भी लिख पाएंगे, हम कहेंगे हाँ, काहे नहीं लिख पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री काहे लिए पढ़े हैं। चलिए इस पूरी कहानी को नोट कर लीजिए इतना, फिर अब आगे चलते हैं इस एंगल के टर्म में, ये जो थीटा के टर्म में मैग्नीट्यूड कैसे लिखे जाएं। ठीक, ये हम नहीं बोल रहे हैं भैया, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में एकदम लाइन बाय लाइन दे रखी है, ठीक है ना, ये परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, अब आगे चलते हैं, जरा इसको नोट करिए। चलिए यानी हमने क्या सीखा, हमने पहली बात नंबर 1 ये सीखा, अभी दूसरा सीखा बाकी है। अभी पहला क्या सीखा ये देख ले, ये सीखा, के सीखा, ए सीखा कि अगर वेक्टर A है तो इधर की तरफ एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा AX I कैप, और इधर की तरफ अगर ये X एक्सिस है तो, है ना, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा, ठीक, AY J कैप। और ए वेक्टर को जो लिखने का तरीका है वो बड़ी आसानी से हर बच्चा लिख लेगा। इस मतलब वहां
मतलब ऐसा ही जो है वो कुछ नहीं, ए वाई जे कप आराम से लिख लेगा आप। जेड एक्सिस होती तो वहीं पे के कैप हो जाता, क्या दिक्कत है ना? लिख लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज कह रहे थे मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, कहीं है काहे नहीं लिख लेंगे? कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। यही दो बातें कुल मिला के हमने मोटी मोटी सीखी। और ये एंगल कितना था? कहेंगे इनके और इनके बीच का एंगल जो दोनों 90 डिग्री और इसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक, इतनी बातें मोटी मोटी हमने सीख ली। अब सवाल ये उठता है, देखिए यही बना रहे हैं और इधर हाँ अब ठीक लगा थोड़ा सा। ये हमारा ऐसे जाता है, सीधे जाएंगे ऐसे, आप सही एकदम बढ़िया, बारे बहुत फर्स्ट क्लास। चलिए ये x हो गया, ये हो गया y हो गया, और ये एंगल कितना हमने माना था? थीटा। ठीक, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये क्या है? ए वेक्टर है। तो आपको पता है कि इतना ये जो चीज है, यानी जो इधर की तरफ आप निकाल पा रहे हैं, ये बड़ी गौर से समझिएगा, और नहीं गौर करिएगा तब भी आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक, कह रहे कि इतना जो ये मैग्नीट्यूड है, ये इतना, इसका मैग्नीट्यूड है कितना? यानी यहां से लेके यहां तक, यानी इस वेक्टर का, इस कंपोनेंट, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट कितना? कहेंगे ax। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम मान ले कितना हो? कहेंगे ए हो, मान लीजिए ए, या सिंपली इसी को ए लिख दीजिए, ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड ए हो। बात को समझिए, मैग्नीट्यूड को ये जो दूठे पैरेलल लाइन बना के उसमें लिखा जाता है ना, उसमें न लिख के चाहे जैसे लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें समझ में आ जानी चाहिए चीज। जैसे अगर ए लिखा हो या फिर ये लिखा हो बतिया एक का हम मानेंगे। एनसीईआरटी वाले ऐसा ही लिख दे रहे हैं, और उनका वेक्टरवा तो मोटा मोटा है, कह रहा हम मोट का बना देंगे, बोल्ड बोल्ड लिखे हो उसको, मतलब भैंसा मतन बना देंगे, वो वेक्टर हो जाएगा। ठीक ना? अब यहां पे ये इतना क्या है? कहेंगे ए वाई, ये इसका कंपोनेंट है। भाई एक वेक्टर इधर था, उसका एक वेक्टर इधर की तरफ a1 है। बड़ी गौर से बतिया सुनिएगा, बड़ी गौर से बतिया सुनिएगा। एक वेक्टर a1 है इधर की तरफ, एक वेक्टर a2 है इधर की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो कहेंगे इसका जो मैग्नीट्यूड है, क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड का होता है समझते हैं? परिमाण, मतलब वो नंबर वो रियल। जैसे 5 मीटर, इसमें 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है, मीटर क्या? यूनिट है। तो इसी तरह से डायरेक्शन होती है ना, तो यानी उसके पास क्या हो? कहेंगे एक रियल नंबर हो, यानी एक मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ डायरेक्शन हो। ठीक है ना? तो इसका मैग्नीट्यूड हम मान ले कितना? हमसे कहा गया था ax हो जाएगा। चलिए सिंपली ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड कितना? कहेंगे ax। ठीक, इसी तरह से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? ay। ये बात एकदम क्लियर थी, यानी इसका मैग्नीट्यूड ay, इसका मैग्नीट्यूड ax, एकदम क्लियर है हमें। मैग्नीट्यूड का मतलब यानी ये लेंथ, यानी ये लेंथ, ये लंबाई, ये लेंथ कितनी है? कहेंगे ax। किस वेक्टर की लंबाई? यानी a1 वेक्टर की लंबाई कितना है? ax है। a2 वेक्टर की लंबाई कहेंगे ay है। 5 मीटर, 10 मीटर, आपसे इसे थोड़ी, वेक्टर का क्या मतलब है? 5 मीटर पूर्व की तरफ, ऐसे ही तो बोलेगा कोई कि मतलब हवा चल रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से और पूरब से पश्चिम, ऐसे तो बोलेगा आदमी। तो का पूरब से पश्चिम दिखाएगा भी 5 मीटर पूरब से पश्चिम, ऐसा ही तो बोलेगा ना। देखिए क्या उसने बोला? 5 मीटर पर सेकेंड पूरब से पश्चिम हवा चल रही थी, पूरब से पश्चिम हवा चल रही थी। ठीक, तो हम लिख देंगे वेलोसिटी, यानी v वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू, ये यहां वेक्टर दिखाएंगे और यहां क्या लिखेंगे? 5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी ये चीज है वेक्टर। इस वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा? कहने ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें ये क्या है? ये 5 क्या है? कहेंगे एक मैग्नीट्यूड है। ये 5 क्या है? कहेंगे एक मैग्नीट्यूड है। 5 क्या है? एक मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? डायरेक्शन, ये ईस्ट टू वेस्ट क्या है? कहेंगे एक डायरेक्शन है। ये क्या है? वेलोसिटी आ जाती है। ठीक इसी तरह से यहां पे ये क्या है? a1 एक वेक्टर है। a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? कहेंगे 5 है, और उस 5 को हम लोग क्या कह रहे हैं? x की तरफ ax, y की तरफ ay।
इसलिए इतना जोर दे रहे हैं कि ना बहुत बड़ा बवाल अगर हो जाएगा नहीं आएगा तो है, फिर उसके बाद अरे सर जी फिर उसे बता दीजिए एक बार खाली एक बार बता दीजिए, हम लोग कर लेंगे एक बार। तो एक बार वाली नौबत क्यों आए, है कि नहीं? क्लियर है बात एकदम, समझ में आ गया? यानी इसकी लंबाई कितनी है ax, तो क्या इस ट्रायंगल को हम अलग कर लेंगे? बिल्कुल अलग कर लेंगे। अरे काहे नहीं अलग कर पाएंगे? ऐसे ये ax, ये दूरी ax है तो ये दूरी भी ax सॉरी ay है, ये दूरी ay तो ये भी दूरी ay। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ये दूरी ax ये भी दूरी, ये जो दूरी है इसको कितना मान रहे हैं? a मान रहे हैं, a मतलब 5 मीटर 10 मीटर ऐसे वाला, ठीक, इसको a मान रहे हैं। ये एंगल कितना? थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार इसमें लिखिए cos थीटा, एक बार लिख दीजिए जरा sin थीटा। cos थीटा लिखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री तो भूल गए, कोई बात नहीं, है ना, होता है भाई साहब, बायो के बच्चे एकदम भूल भाल जाते हैं। लिखिए क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ लिख दिए साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ हो जाता है कॉट, यहाँ सेक, यहाँ कोसेक, ठीक। अब याद रहेगा, जहां जिसकी जरूरत हो एक बार याद कर लेने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं होती। चलिए cos थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कहेंगे cos थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें? जिससे एंगल लगा रहता है वो बेस हो जाता है। आइए सबसे बड़ी लाइन है वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, तो आपको पता ही इसमें क्या होता है भाई, 90 डिग्री वाला ही परपेंडिकुलर होगा। तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो लिख दें इस बात को, लिख दीजिए, यानी क्या लिख दीजिए? ए अपॉन ए एक्स अपॉन ए। तो इसका मतलब यहां से आप ए एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। यानी इसी ये मैग्नीट्यूड और इनमें क्या रिलेशन बन रहा है? इस एंगल में, ये मैग्नीट्यूड में और इसके मैग्नीट्यूड में, जो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में, इस एंगल में थीटा में, और ये जो है यहां से लेके यहां तक जो ये वेक्टर है जिसको हम ए एक्स कह रहे हैं, जो कि इसी का कंपोनेंट है, उनमें क्या रिलेशन है? तो कहेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक इसी तरह से आप साइन थीटा लगा दीजिए इसी में, यानी ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दीजिए, कुछ करना थोड़ा है, ठीक। क्या हो जाएगा? कहेंगे साइन थीटा लगाएंगे और हम काम बनाएंगे ए वाई अपॉन ए, देयरफॉर ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक, ए वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ए साइन थीटा। एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब इन्हीं दोनों को जहां ए एक्स और ए वाई था क्या नहीं रख देंगे? बिल्कुल रख देंगे, यही तो चाहिए था, यही तो एनसीईआरटी वाले भैया बता रहे हैं, यही एनसीईआरटी वाले भैया बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो अब आगे चलते हैं, यानी वेक्टर ए को आप फिर से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड बाद, मैग्नीट्यूड बाद में, मैग्नीट्यूड बाद में क्या लिख सकते हैं? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए, हमारा ये आई जो है ना ऐसे बनाना चाहिए। चलिए अरे बन तो गया, भूल जाते हैं, ए साइन थीटा फिर यहां जे कैप। क्लियर है बात? यानी ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा कहां से आया? कहेंगे यहां से आया। ए एक्स इज इक्वल टू क्या है? कहेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ए वाई क्या है? कहेंगे ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक, ये रख देंगे। अब यहां से भी मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो आप निकाल लेंगे। देखिए यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा? 1। ठीक, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। सॉरी 1 नहीं, ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए जो आप मान रखे हैं वही आ जाएगा। यहां जो मैग्नीट्यूड रहेगा वही ए का मैग्नीट्यूड आएगा इस वेक्टर का, ऐसा थोड़ी कि अलग से कोई आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये वाला फिर से, अरे जुगाड़ ये समझिए कि ये जो आई के साथ जो कुछ होता है उसी का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आई जे खुद एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। इधर की तरफ आई है, इधर की तरफ जे है, ऐसा मानकर चलिए
मतलब होता ऐसा ही है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, इधर की तरफ आई इधर की तरफ जी, तो जो कुछ लिखा रहे मतलब ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर ऑलरेडी है। और आर की जगह जब आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसमें ये cos थीटा वाला टर्म जो आ रहा है वो पूरा जीरो हो जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बच रहा है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही यहां भी करना है। तो आप करेंगे क्या, ए cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, आई स्क्वायर आई, ये यूनिट वेक्टर है तो 1 into 1 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, आई एक यूनिट वेक्टर है, जे एक यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहां आई लिखेंगे ना, इस पूरे का स्क्वायर अगर आप करते, इस पूरे का तो इसका स्क्वायर आपने कर लिया, आई स्क्वायर करते तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते ना, तो इसका मैग्नीट्यूड तो पहले ही भाई साहब ने मान लिया है कि कितना होता है 1, तो 1 into 1 बराबर 1 लिखिए या न लिखिए, इस तरह से क्या जे स्क्वायर का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो यही तो बना, तो ये बनेगा, तो देखिए ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसमें ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसलिए जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना जा रहा है, यहाँ पे ए आ जा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत, अब तो ठीक है। चलिए, तो कितनी प्यारी प्यारी बातें हो गई, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने कर ली कि यानी आप हमारा चाहे जैसे दिया, अगर आपसे tan थीटा पूछा जाए तो tan थीटा आप ऐसे तो निकालते हैं, यहाँ पे जैसे इसी में कहा जा रहा है कि tan थीटा निकाल कर बता दीजिए, अलग से लिखिएगा जरा इसको, मतलब उसी के नीचे लिख लीजिएगा, इसके नीचे ऐसे बना के लिखिए tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, कहेंगे ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, यानी क्या हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, तो यहां भी तो हो जाएगा, यानी ए वाई अपॉन एक्स, ए वाई अपॉन एक्स tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन एक्स, इसका मतलब कहीं पर अगर रहेगा तो यही चीज तो यहां भी है, तो ए वाई अपॉन एक्स, ठीक, तो ठीक, तो यहां से आप थीटा भी निकाल सकते हैं, थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा लिखते हैं tan इनवर्स, tan इनवर्स का मतलब थीटा इक्वल टू, देखिए ये tan है ना, इतना पार्ट tan, ये 1/10 हो जाएगा, 1/10 को लिखते हैं क्या, जैसे 1/x को क्या लिखते हैं अपन, बात को समझिए, 1/x को क्या लिखते हैं, x इनवर्स, तो भैया x इनवर्स लिखते हैं, x इनवर्स x के पावर -1, इसी तरह से यहां लिख देंगे tan के पावर -1, ऐसे को बोला जाएगा tan इनवर्स, यानी tan का उल्टा, इसको क्या पढ़ते हैं, tan का उल्टा, ठीक, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ये कहानी थी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, छोटी छोटी बातें और कर लें, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में एक बार जरा सा इसको समझ लेते हैं कि अगर तुरंत देख के कैसे रिजॉल्व करें और कैसे ए एक्स वाई और ई यू 3 तड़ाका 3 5 लिख दे, है ना, तो इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल है, ठीक, कहा जा रहा है कि इसका कंपोनेंट फट से करके दिखा दीजिए, कह रहे हैं एक वेक्टर एफ, क्या है, फोर्स, फोर्स समझते हैं, फोर्स एफ, F1 वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कह रहे हैं 10 न्यूटन है ना, यानी F1 का मैग्नीट्यूड, F1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, और F1 वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल थीटा पर रखा हुआ है, और थीटा की वैल्यू अभी दी जाएगी थोड़ी देर में, ठीक, कह रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना 10 न्यूटन है, आपको सब क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, तो आपसे पूछा क्या गया है, कह रहे हैं कि इसके कंपोनेंट कर दीजिए, यानी वेक्टर F1 कितना होगा, तो कंपोनेंट में सारी बातें बतानी, एफ लिखिए, F1 नहीं, F, एक वेक्टर F है, ठीक ना, आपको F वेक्टर बताना है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से कर लेंगे। चलिए कह रहे हैं F का यूनिट वेक्टर कितना होगा ये भी बता दीजिए, ठीक, ये गिवन था, ये आपको गिवन है और ये आपसे पूछा गया है नंबर 1 नंबर 2, सिंपल सा सवाल है, ठीक, ये तो रहा पहला अभी लिखने का तरीका, ठीक, अरे हाँ बोलिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे सिंपल तरीका क्या था कि इधर की तरफ इसका एक कंपोनेंट करेंगे तो क्या लिख देंगे, सीधे सीधे एफ एक्स कॉस थीटा, अब बार बार बवंडर बिल्कुल नहीं, इधर की तरफ एफ वाई साइन थीटा,
यानी इतना मैग्नीट्यूड, अगर इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ है और एक कंपोनेंट इधर की तरफ हम इसका रिजॉल्व करें तो क्या लिखेंगे इसको, इसका पूरा मैग्नीट्यूड एफ एक्स कॉस थीटा, इधर की तरफ एफ वाई साइन थीटा, यानी सिर्फ इतना और इतना परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस से इसको मिलाते हुए, परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस से इसको मिलाते हुए, ये हो जाता है, ये एक्स हो गया, ये वाई। तो आपको लिखना है क्या, सबसे नंबर 1 पे पूछे थे वो एफ वेक्टर, एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, कहेंगे यानी एफ एक्स कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ वाई साइन थीटा जे कैप, ये हमें रिजॉल्व करना आ गया। चूंकि ये मैग्नीट्यूड पता चल गया और आई कैप यानी यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बता रही है, और यहाँ एफ वाई साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड है वाई डायरेक्शन में एफ वेक्टर का, ये जो एफ वेक्टर वा है ना, हाई वाला, इसी का डायरेक्शन वा, इसका मैग्नीट्यूड वाई में इतना हो गया और इसका डायरेक्शन हो तो होगा, तो डायरेक्शन वा क्या होगा, इधर है, वो डायरेक्शन में आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आती है बात कितनी, ये हो गया, कह रहे हैं क्या, यूनिट वेक्टर बताइए इसका, इसका यूनिट वेक्टर बताइए। तो यूनिट वेक्टर हमें पता अभी क्या लिखा गया था कि अगर आपको वेक्टर ए दिया हुआ है तो कह देते थे इसका यूनिट वेक्टर लिखने का जो तरीका था वो क्या, एफ कैप इज इक्वल टू ये अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ये, और एफ अपान मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। और आपको पता है इसमें कि एफ कैप कितना, आपको एफ कैप चाहिए ही चाहिए, एफ वेक्टर कितना, कहेंगे एफ वेक्टर अभी निकाल के लाए हैं, एफ वेक्टर वा तो अब ये निकाल के लाए हैं ना, ये तो हो गया पहले सवाल का आंसर वा, एफ वेक्टर वा तो अब ये निकाल के लाए हैं ना, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, क्या रख दें, एफ एक्स कॉस थीटा आई कैप, ये आपको आना चाहिए। ये जो 3 टर्म है ना एकदम ताम झाम इधर उधर जो फैला गया, ये अगर आ गया ना तो भाई साहब आगे मैकेनिक्स में, अरे कौन कहेगा उधर रिजॉल्व कर दिया, एक फोर्स उधर से लग रहा है, एक फोर्स उधर से लग रहा है, ऐसे लग रहा तो वैसे हो गया, तो इसके कितना होगा, तुरंत आंसर आ जाता है, ऐसे वैसे क्या। मेन तो यही होता है कि आप उसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके कंपोनेंट बना पा रहे हैं कि नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम बना पा रहे हैं कि नहीं, खूब बढ़िया से बना लेंगे, काहे नहीं बना लेंगे। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आपको कितना है, 10 न्यूटन दिया हुआ था, यानी 10 रख दीजिए, ये आपका एफ कैप हो गया। अब इसी सवाल में कह रहा है कि इफ थीटा, अरे दिमाग को बराबर काम ना कर थका हो, इफ थीटा इज कितना ले ले, कौन बढ़िया एंगल बताइए, चलिए 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, देन आपको वही सब फिर से फाइंड करना है, क्या एफ वेक्टर कितना होगा ये, एंड एफ कैप कितना होगा ये, दोनों फाइंड कर लीजिए, ठीक, क्लियर है बात। तो अभी तो एफ वेक्टर निकाले हम, बस थीटा की जगह 30 रख देना था, तो यानी एफ एक्स इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। एफ एक्स क्या है, क्या है मैग्नीट्यूड, एफ एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड इन द एफ एक्स कास थीटा। अब बात, अब यहां से एफ एक्स कास थीटा ये सब हम निकाल सकते हैं, एफ एक्स कितना आएगा ये निकाल सकते हैं, एफ वाई कितना आएगा ये सब हम फाइंड कर सकते हैं। पहले हम लिख ले एफ एक्स कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का मतलब, चलिए एक एक स्टेप एकदम आराम से किया जाए, क्योंकि इसमें पहली बार जब करते हैं ना ये सवालों को तो हम लोग ऐसा ही करते हैं एकदम आराम से, फिर उसका तूफान काट देते हैं, क्या काट देते हैं, तूफान। यहां हो जाएगा एफ एक्स कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है ना, हम बता दें उससे पहले क्या है, आप लोग लफड़ा ले, यहां लिख दीजिए √3/2, ठीक, यानी आई कैप प्लस इधर क्या लिख देंगे, यहां पे एफ वाई, और इसकी वैल्यू कहेंगे यहां पे इंटू 1/2 जे कैप। अब इसको अरेंज करके लिख लीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहें अरेंज करके, मतलब मैंने ये कि इसको इधर ऐसे करके, यानी √3 एफ एक्स आई कैप, इसको हाफ एफ वाई जे कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये रखने के बाद ये हो जाएगा वेक्टर लिखने का तरीका। देख रहे हैं वेक्टर एफ की डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये आई कैप और जे कैप, ये आई कैप और ये जे कैप क्या बता रहा है कि ये कंपोनेंट जो इसका एफ एक्स है जिसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ भी साथ में, और आई कैप यानी एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये इधर वाला कितना होगा,
है ना। ये जो एफ एक्स कास थीटा कितना होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये मैग्नीट्यूड बताइए जबकि ये इसका मैग्नीट्यूड दे रखा था, तो देखिए हम लोग क्या किए थे, यहां से बड़े आराम से सारी बातें एकदम क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको ऐसे ना करना हो, यानी एफ एक्स नहीं लिखे थे हो, सॉरी ये एफ एक्स लिख दिया हर जगह ना, वहां एफ एक्स नहीं लिखे थे, वहां ए लिखे थे ना, ये ऐसे लिखे थे शायद, ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा, ये लिखे थे, ए वाई लिखे थे ए साइन थीटा। हालांकि कोई बहुत बड़ा जुलुम तो नहीं है, लेकिन जो है वो सच है, ये लिखे थे, ये लिखे थे, अब सही है। और ये क्या था, कहेंगे ये एफ था, ये एफ था, तो इसके दो कंपोनेंट हमने बना दिया था, एक एफ एक्स ये लिख सकते थे और एफ वाई ये लिख दीजिए, अब सही बना। ठीक, क्लियर है बात। मतलब पहले सवाल में आपको एफ दिया हुआ था 10 न्यूटन का, एफ फाइंड करना था, एफ कैप फाइंड करना है, एफ वेक्टर दिया हुआ है यानी फोर्स है ये 10 न्यूटन का, जो कि एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्सिस से। ठीक, एफ एक्स एफ वाई हमने इसके दो कंपोनेंट किए और दोनों की जो मैग्नीट्यूड हमने क्या लिख लिया, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, इधर की तरफ एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ इज इक्वल टू सॉरी प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। यहाँ पे हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर, इसका वेक्टर अपन इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ हो जाएगा क्या, कहेंगे यूनिट वेक्टर इस फॉर्म में, चूंकि ये वेक्टर आ गया अपन इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये सारी चीजें आप यहां से लिख सकते हैं। ये एफ हो जाएगा और यहां एफ हो जाएगा और यहां एफ हो जाएगा। ठीक, बस इतना सा लिख तो नहीं लिए थे आप, छापने से पहले थोड़ा सा एक बार सही कर लीजिएगा, हो गया है, पहली बार हुआ ऐसा, कौन है ना। चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए ये जो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ वाई क्या होगा। ठीक, आपसे इसी में क्या, इसी सवाल में आपसे पूछा जाए कि एफ एक्स कितना होगा एंड एफ वाई कितना होगा, तो क्लियर तो है सारी बात। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं आप, एफ एक्स इज इक्वल टू यही तो लिख रहे हैं, एफ यानी एफ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, मैग्नीट्यूड इसका कितना, कहेंगे 10 न्यूटन इंटू कितना, cos 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें मालूम है कि थीटा कितना है। अब ये यहाँ पे अगर ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाए तो आपको पता है ये एफ cos 30, एफ cos 30 का मतलब यानी √3/2, √3/2। और इसी तरह से एफ वाई अगर लिखना हो तो क्या लिख देंगे, 10 इंटू 1/2 sin 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी 5√3, आंसर हो जाएगा 5। अब वापस से फिर आपको एफ वेक्टर इसके फॉर्म में लिखना हो, इसको पूरी वैल्यू रख के, तो आप यहीं पर नहीं रख देंगे, ये एफ की वैल्यू अगर 10 है तो यानी एफ इज इक्वल टू, देखिए हर तरीके के सवाल आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 5√3 आई कैप प्लस यहाँ पे 5 जे कैप, ये एफ वेक्टर जो कि एक्स और वाई में जिसको हम लिख सकते हैं। क्लियर है बात, इतना नोट कर लीजिए। एक सवाल एकदम छोटा सा और आसान सा, ये सवालों में देखिए बहुत कुछ कर सकते थे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, हम अपने मन से दिमाग लगा के इधर उधर हर बच्चे कर सकते हैं, और करते भी हैं। बहुत जो शौकीन लोग होते हैं ना, इधर हो जाए तो क्या होगा, उधर हो जाए तो करते हैं, उससे क्या होता है ना कि ये कितनी चीजें कैलकुलेशन की हैं या बन सकती हैं या बनती हैं वो पता चल जाता है। तो इतनी बातें नोट करिए। फिर एक छोटा सा सवाल, चलिए एक छोटा सा सवाल कह रहे हैं वेक्टर ए गिवन है, ठीक, जहां से ये एंगल थीटा बन रहा है, आपको ए वेक्टर लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखना है और यूनिट वेक्टर ऑफ ए यानी ए कैप लिखना है। तो अब कुछ दिक्कत तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, यानी इधर की तरफ ए कॉस थीटा, इधर की तरफ ए साइन थीटा, ये क्या होता है, ये एक्स, ये वाला ये वाई, एफ ए वेक्टर कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, कैसे, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट नंबर 1 सवाल का आंसर हो गया। क्या हो गया, ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप। आप इसको नहीं लिखते तब भी इस तरह से डायरेक्ट लिखिए, एकदम क्लियर बात। यानी इतना क्या है, ये मैग्नीट्यूड, आई कैप क्या कहेंगे, डायरेक्शन, यानी इस मैग्नीट्यूड के साथ ये डायरेक्शन लग गया और एक तरफ ए वेक्टर बन जाता है जिसको कहा जाता है ए एक्स वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना कहेंगे, ये इधर की तरफ इसी तरह से लग गया, कहा जाता है ये ए वाई वेक्टर,
जिसको A1 A2 एनसीईआरटी वाले लिखे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। चलिए नंबर 2 कह रहा मैग्नीट्यूड बता दीजिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने में क्या फट से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? यहां पे कितना, इसका और इसका आपने इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए, यहां कर दीजिए, चाहे जैसे कर दीजिए आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आ जाइए नंबर 3, कह रहे हैं ए कैप निकला, तो भैया ये वेक्टर लिख दीजिए। अरे इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू क्या, ए एक्स कैप प्लस ए वाई, सॉरी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर। ये और ये दोनों का मतलब सेम है, तो यानी यहां क्या लिख दें, ये वाला वेक्टर या ये वाला वेक्टर अपन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, तो मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप अपान इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर और सिंपल और आसान करना था आपको, अगर चाहिए तो आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इधर अगर मान लीजिए इधर एक्स कॉस थीटा इधर ए, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, एकदम आराम से कर लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ये एनसीईआरटी में भी था यही, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसकी जगह ये भी रख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं होती है। ए वेक्टर या तो ये लिखिए आई जे के में टर्म में, या फिर एक्स वाई के टर्म में, यानी वेक्टर के टर्म में, चाहे जैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा हम लोग का, सवाल होगा, बहुत सारे सवाल हम लोग लगाएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, खूब एकदम मेहनत से पढ़ते रहिए, एंजॉय के साथ, घबराने की बिल्कुल कोनो जरूरत नहीं है। धन्यवाद।